वेलकम टू एजू स्टडी एक्स। मैं आपके मैथ्स का मेंटोर मोहम्मद आसिफ। आज मैं आपको एसएससी सीपीओ 2020 जो कि 23 नवंबर को हुआ था उसकी शिफ्ट 2 आज मैं डिस्कस करूंगा। ये पूरा वीडियो अंत तक ही देखिएगा। इसमें हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है, और उस तरह से इसको सॉल्व किया है हमने जैसे कि हमें एग्जाम में करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं मैंने, अप्रोचेस हैं आपको जो पता चलेंगी इस वीडियो को देखने पर। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई होंगी और नई चीज़ों को आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से खुद को ढालना होगा, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन, किसी समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम यानी कि दो समांतर भुजाएं क्रमशः 27 और 13 हैं। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए, कोई भी समलंब चतुर्भुज ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। क्या है ये? समलंब चतुर्भुज, ओके। इसमें क्या क्या होता है? ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है, ठीक है। अगर आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम हुआ तो उसमें क्या होता है, ये साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। ये साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ये तो पैरेलल है, लेकिन ये अगर आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम हुआ तो फिर ये पैरेलल हो जाती हैं, ये हो जाती हैं पैरेलल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि हमें बताना है क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है मैं लिख दे रहा हूं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका कि 1/2, ठीक है, यानी 1/2 और समांतर भुजाओं का योग। समांतर, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, हाँ, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इससे गुणा कर देते हैं हम किसका? ऊंचाई का। ऊंचाई का इन शॉर्ट ये समझिए, शॉर्ट में मैं इसको भी बोलता हूँ कि आपकी समांतर भुजाएं क्या क्या दी हैं। जैसे मैंने आपको एरिया के लिए बोला, आपको करना है 1/2 और ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का सम। समांतर भुजाएं आपकी कौन कौन सी हैं? ये 27 और 13, इनका सम करेंगे, यानी कि 27 लिखेंगे और 13, और मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से। हाइट यानी ऊंचाई से। ऊंचाई आपकी कितनी है? 7। इसको सॉल्व करेंगे जब आप तो 1/2, ये 27 13 मिला के 40 और ये आपका 7, ये 20, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका 140, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है आपको? ये सब है आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। जब ये सेंटीमीटर में और हमको आंसर देना काहे में? मीटर स्क्वायर में देना है। तो जब मीटर स्क्वायर में आंसर देना है और ये है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर होगा, लेकिन कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में करने का मतलब समझ रहे हैं आप, है ना। मीटर स्क्वायर में करने के लिए आपको देना पड़ेगा इसे 1000 से भाग, 1000 नहीं 10,000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर बोला है, मीटर स्क्वायर। अगर सिर्फ मीटर में होता तो, अगर सिर्फ मीटर में बोलता तो 100 से, लेकिन एरिया है तो मीटर स्क्वायर में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 नहीं 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 डेसिमल, तो ये शिफ्टिंग इस तरह से होगी कि 0.0140। तो ये तो इन्होंने दिखाया ही नहीं है ऑप्शन में हमारे, तो इसको निगलेक्ट कर दिया गया है, सिर्फ इतना लिया गया है और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला गया है कि PAPB O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब ये आपका एक वृत्त है, ये पॉइंट आपका P है, ठीक है, P, और ये आपके दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये इसको PA नाम दे दिया, क्या इसको PB नाम दे दीजिए आप, हाँ? आगे पढ़िए। यदि वृत्त पर बिंदु A और बिंदु B इस प्रकार से स्थित है कि APB 100 डिग्री है। APB ये आपका है, APB आपका बोल दिया उन्होंने 100 है, तो आपको बताना है OAB, सेंटर आपका यहाँ कहीं होगा, ठीक है। OAB आपको बताना है, ये O है, ये OAB बताना है आपको। देखिए, जब भी ये फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको इसके पहले जो हमारा शॉर्ट वीडियो था उसमें माफ कीजिएगा, जो हमारा कंप्लीट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा के साथ बने हुए कोण हैं। तो ये एंगल कितना बचेगा? ये 80 हो जाएगा।
अगर ये 80 हो गया और ये रेडियस तो बचे बचे कितने हो जाएंगे, 100 और बचना है, जिसमें से ये रेडियस देखिए 100 बचा आपका, जिसमें 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये एंगल भी 50 और ये एंगल भी 50। इस तरह से हमारा आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, जिसे वो पारिवारिक खर्च E और कर T दान C में व्यय करता है। मतलब ये कि एक बंदा था, उसकी अर्निंग थी 50,000, ये अर्निंग लिख ली। अब देखिए जिस तरह लिखा बोला गया उसी तरह से लिखते चलिए। पर बोला पारिवारिक खर्च एक्सपेंडिचर, इसको E से रिप्रेजेंट कर लीजिए। उसके बाद बोला है कर यानी टैक्स, इसको T से रिप्रेजेंट कर लीजिए। फिर बोला दान चैरिटी, इसको C से कर लीजिए। और फिर क्या बचेगा, और शेष राशि बचाता है, बाकी सेविंग्स होगी। ठीक है, अब पढ़िए आगे लिखा है ई आय का 60% है। जो ई है ये इसकी आय है, इसका 60% बोला गया। इसका 60% कितना होगा, 50,000 का 60% हो जाएगा कितना, 30,000। 30K लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए के जो रिप्रेजेंट करता है ये 1,000 के इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है जो ई, देखिए यहाँ पर ध्यान तक पढ़ चुके थे, ई का 20% और सी, ई का 20% जो है वो सी है। जो हमारा यहाँ पर यहाँ तक बात हो चुकी, ई का 60% जो आएगा वो हमने निकाल लिया। टी जो है ना, ई का 20% है, जो टी है ई का 20%, 30,000 का 20% यानी कि 6,000। आगे लिखा है सी, टी का 15%, जो सी है ये टी का 15% है। अगर ये 6,000 है, 6,000 का 10% 600, 15% में 300 और जोड़ेंगे तो 900। ठीक है, ये हो गया आपका 900। अगर के फॉर्म लिख रहे हैं तो 0.9K लिख लीजिए इसको। बाकी क्या जो बचेगा वो आपकी सेविंग्स हो जाएगी। सेविंग्स कितनी हो गई, 36,000 ये हो गया, 36,900। तो 50,000 में से 36,900 जब आप घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 13,100 रुपये। ठीक है, आगे पढ़िए क्या लिखा है, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हो। अब ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, आय में हुई 40% की वृद्धि, इसमें 40% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है 40% का। 50,000 का 40% कितना, 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 और 20,000 मिला के 70,000 हो गया। ठीक, अब देखिए फिर से दोबारा वही चीजें होंगी, ई होगा, टी होगा, सी होगा और एस होगा। पढ़िए, बोला उसने ई का प्रतिशत पूर्वत रहने गया। ई का प्रतिशत पूर्वत कितना था, 60 था। तो अभी भी 70,000 का 60% जो कि हो जाएगा 42,000। उसके बाद आगे देख लीजिए, टी ई का 30%, जो टी है ई का 30%, 30% बोले तो 4,126 यानी कि 12.6K, 12,600 होगा, जिसको हम 12.6K लिखा है हमने। और बोला है उसके बाद जो आपका सी है टी का 20%, टी का 20% कर दिया। जो आपका जो सी है ये टी का 20%, इसका किसका आपको बोला गया, जो आपका सी है ये टी का 20% है। सी को बोला टी का 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा, अगर ये 12,600 है तो हो जाएगा आपका 2,520 रुपये। ठीक है, बाकी जो बचेगी वो आपकी सेविंग्स हो जाएगी। अगर आप इसको के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2.502, इस तरह से लिख सकते हैं के फॉर्म में। बाकी जो बचेगी सेविंग्स हो जाएंगी आपकी। सेविंग आपकी कितनी है ये आपको निकालना होगा, यहाँ पे 42 और ये आपको जोड़ लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 54.6 हो गया ऊपर से। उसके बाद ये आपका है 2 पॉइंट, क्योंकि इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये कितना है, ये है 2.520, इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पर 0 2 ये और आपका ये 7 और ये 5, इतना हुआ। तो ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी हुई, 70,000 से तो जब घटाएंगे आपका तो आ जाएगा आपका ये 12,000 हो जाएगा और 880 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस है वही मैं बता, दोनों के बचत का अंतर, यही इनको सेविंग्स है इन दोनों की, इसी का डिफरेंस हमें बताना है, इसका इससे डिफरेंस। इसको दो तरह से देख लीजिए, या तो 13,100 से पीछे चले आइए या 12,880 से आगे चले जाएं। 12,880 से आगे जाने पे पहले 120 बढ़ेगा, फिर 100 और बढ़ेगा, इस तरह से 220 आ जाएगा। 220 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे ठीक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आशा और सुमन द्वारा बनाए गए मिट्टी के किलो की ऊंचाई 9 और 16 सेंटीमीटर है। वे एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उनके शीर्ष के बीच की दूरी हमें बतानी है।
क्या मतलब ये हो रहा होगा कि ये दो इस तरह से इन्होंने बनाए होंगे मिट्टी के किले, एक आशा ने बनाया है और एक सुमन ने बनाया है। आशा ने बनाया है वो है 9 का, जो सुमन ने बनाया है वो है 16 का। वे एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ये एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो बोला है कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी, इसका ये शीर्ष इसके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं, तो जितना, जब ये 24 ही है तो 24 ही रहा होगा। अच्छा, अगर पूरा ये 16 था, ठीक है, और 16 में से अगर ये पार्ट आपका 9 है तो बचा हुआ पार्ट कितना, 7 है। अब जब 7 24 दिखा तो 7 24 25 पे होती है आपकी ट्रिपलेट, तो ये हो जाएगा आपका 25 सीधे सीधे, क्योंकि ट्रिपलेट है, राइट एंगल रहे होंगे। तो एक तरह से देख ले, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ईजी था, 25 हो गया आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन बोलता है कि x + y + z = 19 और x y z का मल्टीप्लाई दिया। ये एसएससी का प्रोटोटाइप क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, इसको मैं बोलता हूँ प्रोटोटाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस चीज को याद रखें, मैं बार बार यूज करूंगा कि प्रोटोटाइप क्वेश्चन एसएससी का होता है। क्या है इसमें, एक डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट जनरलाइज्ड फॉर्म है, मैं लिख दे रहा हूँ, जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। उसको आप नोट कर लीजिए, सीधे इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आप विद एक लाइन में इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या करना है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये, सिर्फ एक लाइन में, एक लाइन और ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, कुछ नहीं करते हैं, अगर हमसे ये पूछ लिया गया डायरेक्ट, पूछा अगर उन्होंने x³ प्लस का y³ और प्लस का z³, ठीक है, उसके बाद z³ पूछा है और प्लस का अगर 3xyz होता, उस चीज के लिए होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है कि x + y + z, ठीक है, फिर होता है x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम xy + yz प्लस का zx, और इस तरह से होता है। इतनी चीजें आपको चाहिए होती हैं। तो आपके पास क्या क्या है, देखिए ये है, आपके पास है, ये भी है, और आपको ये भी दिया हुआ है, यानी ये भी है। अब जब आप निकालेंगे तो आपको सिर्फ xyz बताना है, ठीक है। तो xyz जब आपको बताना है और आपके पास ये 3xyz है, एक x, अगर 2xyz को इधर घटा दें ला करके, तो सिर्फ हमें ये मिल जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना है और आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ xyz। तो इधर के बचे 2, क्योंकि अभी तो एक ही ना, 2 बचा, इसको इधर ले आइए, तो बाकी तो एज इट इज वैसे ही रहेगा ना, बाकी चीज एज इट इज वैसे ही रहेगी। होल स्क्वायर भी होगा -3 टाइम xy प्लस का zx होगा। और एक एडिशनल चीज जो बढ़ गई है वो ये कि अब इधर माइनस का 2xyz हो जाएगा। तो इस चीज में जब वैल्यू पुट करें तो देखो कि आपको आंसर मिल रहा है, वैल्यू रख के देखिए एक बार। xyz बोला है 19, ठीक है, 19 हो गया। उसके बाद ये हमने कहा ब्रैकेट खत्म, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया, 19 का स्क्वायर करेंगे इसके हिसाब से कर दिया, वो भी कर देंगे, माइनस किया। अब xyz आपको वैल्यू ये गिवन है 114, कितनी दी है 114, 3 टाइम 114, ठीक है ये, और मैंने 2 टाइम xyz की वैल्यू भी आपको दी हुई है, कितनी दी है 216 दी हुई है, 216। इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी इसको रेस करके नए क्वेश्चन में कर लेंगे। 19 आया, ये 361 आया, और 11 33 33 और 12 33 342 हुआ ये, ठीक है। और ये आपका यहाँ से होगा सब्ट्रैक्ट, कितना बन जाएगा आपका ये। देखिए एक चीज़ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ क्या हुई है कि फॉर्मूले में होता है यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस होता है यहाँ पे, प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। और हमको अगर प्लस का चाहिए था तो हम यहाँ अगर प्लस का करते तो एक माइनस भी करना पड़ता है ना, तो इधर माइनस के 4 आते, तो इधर का यहाँ, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे चाहिए x³ + y³ प्लस का z³ प्लस का xyz, तो एक -xyz करते हैं, और बाकी 3 तो उसके पास -xyz थे ही, तो इधर उठ के जो इस तरफ आएंगे राइट साइड पे वो 4 हो जाएंगे। तो ये माइनस नहीं होगा पहली बात, तो ये प्लस होगा, और ये 2 ना होकर के हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, और ये प्लस का होगा। इसी का ध्यान रखिएगा जरा, प्लस का 4216 सॉल्व कीजिए, 19 और ये हो जाएगा आपका 84 और 24, 84 यानी कि 84 और 24 इस तरह से होगा। तो 361 ये हो गया, और 84 यानी कि 864 ये हो गया। तो ये हो गया 8 3 11,
4 1 इसको लेके 5 8 12 के 2 सिर्फ 1, ये हो गया आपका 1225। तो क्या आपका आंसर था ये 1225? देखते हैं। जी हाँ 1225 है। देखिए अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप इसको समझ जाएंगे। मुझे इरेज करने का टाइम दीजिए। देखिए क्वेश्चन को मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा है, वरना सारी ही वैल्यू अपने आप आपको दी हुई हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका ये क्वेश्चन विद इन 90 मिनट माफ कीजिएगा 90 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं जनरलाइज लिख दे रहा हूँ एक बार। जनरलाइज कैसे लिखेंगे कि मैंने बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह से होगा, ये क्यूब होंगे, क्यूब के फॉर्म में होंगे, फॉर्मूले में होगा -3xyz होगा जब, तो हमको क्या करना होगा x प्लस वाई प्लस जेड होगा और फिर होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, बस इतनी चीज़ होंगी और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा हमारा। ये होता है हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म। इसको आप हाईलाइट कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी क्रमशः 92,500 1,12,500 निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा इतना है, तो उन दोनों के द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले पेपर में भी बताया था आपको। क्या करना है कि ये आपका है वैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ठीक है, तो प्रॉफिट जो भी होता है आपका, ठीक है, वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, टाइम की यहाँ तो बात की नहीं गई, तो टाइम दोनों का बराबर रहा होगा। अगर प्रॉफिट की बात करें, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, है ना। इसका ये सीधा सा मतलब हो गया। तो ए और बी, ए है और बी है, क्या बोला गया है? उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा, बी ने इतना रुपया लगाया और लाभ में इतना रुपया ले लिया, तो बी को प्रॉफिट कितना मिला? इतना प्रॉफिट मिला। और बी ने दिया कितना? बी ने लगाया 1,12,500। ठीक है, अब बोल रहा है कुल प्रॉफिट बताओ, कुल में ये कुल प्रॉफिट हो गया x, तो कुल प्रॉफिट की बात है तो कुल निवेश भी लगाना पड़ेगा ना, तभी तो बात बनेगी। तो 112500 प्लस 92500, हाँ जी, तो इसका मतलब ये हो गया। ये आप पहले इसको थोड़ा इजी कर लें अपने लिए, और करना चाहेंगे 15 से करना चाहेंगे 15 से हो जाएगा। ये 6 15 6 7 15 7 105 और फिर 15 5 75। ठीक है, तो क्या हुआ 6/x, उधर आया आपका 75, इधर नीचे 2 0 ऐसे ही लिख दीजिए इन दोनों को देख करके। 5 5 10 के 0, फिर एक 0 इधर आया, फिर 5 आया, उसके बाद ये आपका हो गया 20। ठीक है, इतना हो गया आपका। इसको मैं एक बार चेक कर लूँ, 00 0 और ये आपका यहाँ से 4 1 5 और फिर 11 9 20। ठीक है, अब क्या करिए आप यहाँ से 5 से कर लीजिए, 5 से करेंगे तो 15, 5 से करेंगे तो 4 1 और 3 बार 0 है आपका, 3 बार 0 1, हाँ 3 बार 0 है। ठीक है, 3 बार 0 हो गया। अब इसको कर लीजिए 3 से 2, 3 से फिर से 5, तो ये तो हो गया x बराबर हुआ 41,000 इंटू 2/5। इसको आप जब करेंगे 5, ये हो गया आपका कितना, देख लीजिए, इसको मैं यहाँ आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 0,0,082/5, ठीक है, इज इक्वल टू x। ये करेंगे 16, यहाँ पे 16 और ये 4 0 0। ठीक है, आ गया मतलब 16,400, x की वैल्यू आई 16,400। ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें फॉर्मेशन होगा होल स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 8y स्क्वायर माइनस का 12y और माइनस का 4xy प्लस का 9। कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे कि होल स्क्वायर का फॉर्मेशन जब होगा, एक्स स्क्वायर सिंगल है, हाँ है, लेकिन यहाँ जब है तो x और y साथ में है, तो मतलब जो x का स्क्वायर बना है उसमें y भी इन्वॉल्व है, y इन्वॉल्व है। और y कितने लेकर के आया होगा, क्योंकि 2 इंटू समथिंग ए बी की फॉर्म बनती है, 2 ये हो गया, तो 2ab जिसमें से a हटा देंगे तो b, यानी कि y जो है ना आपका, जो y है ये 2y रहा होगा, यानी b देखा जाए तो 2b होना चाहिए इस तरह से, तो x होगा। देखिए इजी वे में लिखता हूँ एकदम मैं, और मैंने लिख दिया
आपका कितना लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ से लेंगे प्लस का 2y, यानी कि 4y² तो लिख ही सकते हैं ना इसको, क्योंकि 2y होगा उसको स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस का 4xy। तो हमने क्या क्या ले लिया, ये पार्ट खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, इसमें से हमने 4y² ले लिया, बचा कितना अभी, अब बचा है प्लस का 4y² माइनस का 12y प्लस का 9। तो क्या यहाँ से एक होल स्क्वायर फॉर्मेशन और नहीं हो रहा है, पहले यहाँ तो हो ही गया, x माइनस 2y का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ से क्या बना है 2y और ये आपका -3 का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ से ये 2 होल स्क्वायर बन गए। अब क्या करना है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर 2y इससे निकला, और यहाँ पे 2y = 3, y बराबर 3/2, ये आ गया आपका। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि 7x - 8y की वैल्यू आपको बतानी है। सबको y के फॉर्म में कर दिया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। x बराबर 2y, तो x बराबर 2y है, तो यहाँ हम 2y लिख दें, ये माइनस का 8y, इसका यूज़ किया मैंने x बराबर 2y का, तो ये क्या हो गया 7 दूनी 14, 14 में 6y आया, और y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू है 3/2, तो ये आ गया आपका 9 सीधे सीधे। ये इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि किसी कक्षा के विद्यार्थी कितने हैं 2209 की राशि दान करते हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, मतलब जितने ही विद्यार्थी थे उतने ही रुपए दान किए। तो मतलब क्या, अगर x लेंगे तो x ही x होगा ना, ये जो 22 सुना हुआ मतलब कि x × x है, यानी कि x² बराबर 2209। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, जो जितने ही विद्यार्थियों की संख्या होगी उतना ही उन्होंने दान किया था। तो अब एक चीज़ देखिए, जब होल स्क्वायर बनता है कभी भी, तो इन लास्ट 2 डिजिट से, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर बन गया, लास्ट 2 डिजिट देख के आप बताएंगे। तो जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, तो ये तो होगा नहीं। 3 का 9 हाँ आ सकता है, ठीक है, इसको रोकेंगे भी। 7 ये इसका भी 9 आ सकता है, लेकिन इसका भी नहीं आएगा। अब एक चीज़ देखिए, 53 है और 47 है, तो जब 50 का आप इसके बीच में क्या लाई करेगा, 50 लाई करेगा, 50 का स्क्वायर निकालना इजी है, 2500। तो ये वैल्यू क्या है, 2500 से कम है कि ज़्यादा, तो आप कहेंगे ये 2500 से कम है ना, यानी 2200, तो ये भी नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। कुछ नहीं करना, इन सबका हमें ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने में तो आप माहिर है ना, एलसीएम तो बहुत आसानी से ले लेते हैं आप। 5 6 30, और 30 के बाद अगर इसको देखा जाए तो 120, 120 ये भी, 120 भी, हाँ ठीक, 120। क्या करते हैं इनमें, जो इनके वो फैक्टर देखेंगे जो डिफरेंट फैक्टर होंगे, उनको ले लिया जाएगा, एलसीएम आप निकाल देंगे बहुत आसानी से, आंसर 120 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम पर खरीदता और 1000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। मतलब कि दो चीज़ होगी, पहले हमने क्या किया, हमने खरीदा था 100 रुपये में, 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो उसे ये वस्तु खरीदा और उसे 10% उसने क्या किया, इतने पे खरीदा था, कॉस्ट प्राइस इतना था, तो सेलिंग प्राइस उसके लिए था 110। यदि वो वस्तु 20% कम मूल्य पर खरीदता, अब की बोला है कि वो 20% कम पर खरीदे, सीपी उसको 20% कम पे पड़े, 80 पे या नहीं पड़े, और वो इसे 1000 रुपये अधिक में बेचे, 40% का प्रॉफिट हो, 40% का प्रॉफिट लेगा यहाँ पर से 40% प्रॉफिट, तो 80 का 40%, 8 चौको 32, तो 80 + 32 यानी कि 112। ठीक है, यहाँ पे देखो एसपी में फर्क कितना आ गया, 2 रुपए का, और ये 2 रुपए का फर्क आया है ना, यही इसको 1000 रुपये दे करके गया है। 2 बराबर 1000, ठीक है, 1 बराबर 500, तो बोला वस्तु का क्रय मूल्य था ये एक्चुअल वाला, तो 100 बराबर 500 × 100 यानी कि आपका 50,000, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्या करा था हमने, सीपी मान लिया था 100 था, 100 रुपये में खरीदा, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा था, 110 एसपी हुआ। आगे कंडीशन दी कि आप इसे 20% कम में खरीदे थे, 20% कम में खरीद लिया, लेकिन इसको क्या किया, 40% प्रॉफिट में बेचा है, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में 40% प्रॉफिट में बेचा, तो 80 का 40% होता है 32 रुपये, चाहे तो निकाल के देख लीजिए, 40% ऑफ, माफ कीजिएगा, हाँ कितना, 40% ऑफ 80,
इंटू 100, तो ये 1 टू कितना 40% बोला गया, मैंने 50 लिख दिया क्या, 80 का 8 चौको 32, 40% था, माफ़ कीजिएगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यू लेके चल रहा था क्योंकि परसेंटेज गिवन है, सॉरी। करना क्या था मैं बता दे रहा हूँ कि आपको 80 का 40% बताना था, तो ये आपका कितना हो गया 32। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया किसी व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़ाकर 9000 हो जाता है तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि, चलिए इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू। 1/9 11.11%, ठीक है। 1/11 9.09%, 1/12 लिख लीजिए 8.33%, और कौन सा बता दूं, हाँ 1/13 7 ये लगभग 69 होता है, तो कभी इसको 77 ले लेते हैं, ठीक है। इतने 4 आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपके बहुत काम आएगी अगर आप एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किसी व्यक्ति का वेतन इतना था, 8100 पहले वेतन था, बढ़ करके हो तो कितना गया 9000 हो गया, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि। वृद्धि कितनी की हुई यहाँ पे देखा जाए तो जो बढ़ गया है वो 900 रुपये बढ़ गए। 900 रुपये जो बढ़े कितने पे बढ़े हैं, 900 रुपये जो बढ़े हैं वो बढ़े हैं इस पर, यानी कि 8100 पर बढ़े हैं। पूछा यही कितने प्रतिशत है, इससे कट गया, ये 1/9 आ गया, तो कितना आ गया 100/9। इसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 11 9 या 9 से 100 था, तो ये आपका हो गया 99। ये इसी को मैंने कहा था 11.11 वही लिखा है ये, इसको इस तरह से भी लिखते हैं 11.11%। ओके, क्वेश्चन हो गया, आगे मूव करते हैं। आगे क्या बोला गया है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें। अगर हम ये माने कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल था, वर्ग का क्षेत्रफल था 100, ठीक है, 19% की कमी इसमें अगर आप करेंगे, माइनस करेंगे 19% ऑफ 100, ठीक है, इसका 19% आप कम करेंगे, कितना होगा 19 कम करेंगे, यानी 100 से 19 कम किया तो कितना आया 81 आया। अरे 81, ये तो भैया 9 का स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। और ये किसका स्क्वायर था, ये 10 का स्क्वायर था, ये 10 का स्क्वायर था। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई हमें, क्या पता चल गया कि ये 10 का स्क्वायर था, अब बचा कितना है, बचा है 9 का स्क्वायर। कितने परसेंट की कमी हुई यहाँ पर, 10 से अगर 9 पे आ गए तो कितना हो गया 10% की कमी। एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का, बहुत सिंपल तरीका था ये, ठीक है। बाकी इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर लें, ऑप्शन से लिख के हमने माना कि 100 है, कि हम ये बोल लें कि साइड 100 है हमारी, ठीक है, साइड हमारी है 10, ठीक है, 10 साइड है तो एरिया 10 साइड पे कितना 100। ऑप्शन के हिसाब से देखें 10% कम करेंगे तो 9 लेंगे, 9 पे एरिया 81, तो यहाँ पे 19 का फर्क आ गया, ये 19% की कमी आई। बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं आप, बाकी और कोई ऑप्शन सुटेबल पड़ेगा नहीं तो ये सब होंगे नहीं, यही ऑप्शन एक मैच करेगा। बाकी जो एक नॉर्मल अप्रोच बताई थी मैंने आपको पहले वाली, वो ज़्यादा यहाँ पर सटीक बैठी थी, ठीक है ना। उसी तरह से कीजिएगा तो आपका टाइम बचेगा और इस चीज़ को आप और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया रहा है कि दिया गया बार ग्राफ 5 विभिन्न विद्यालयों में लड़के लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे ये जो आपका रेड वाला है ये बॉयज बताएगा, ग्रीन वाला गर्ल्स बताएगा। तो बोला है किस विद्यालय में लड़कियों की प्रतिशतता न्यूनतम है। तो आपको है तो वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 में नहीं देखे, सिर्फ आप 4 में देखिए कौन कौन से, जिसमें ऑप्शन जो हमारे ऑप्शन में जो दिया है सिर्फ उन्हीं को हम चेक करेंगे, हमें इन चारों को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले सी को चेक करते हैं, सी कितना है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं आपकी 650 सी में, और टोटल कितने लोग हो गए आपके यहाँ पे, टोटल कितने लोग हुए हैं। किस विद्यालय में लड़कियों की प्रतिशतता न्यूनतम है, हमें बताना है किस में गर्ल्स जो है ना बॉयज के कंपैरिजन में, या फिर ये बोलने कि हाँ बॉयज के कंपैरिजन में या उस पर्टिकुलर स्कूल में, ठीक है, कम किस में है। तो ये यहाँ पर देखा जाएगा आप। अच्छा एक चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, क्या हो सकती है कि आपको ये किसके रिस्पेक्ट में बताना है, टोटल के या बॉयज़ के। तो बॉयज़ के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा अभी। तो एक तो ये हो गया, ये हो गया सी के लिए, लिखते चलिए अभी। फिर ए के लिए लिखिए, ए के लिए है 500 600 में, यानी कि ये गर्ल्स हैं ये बॉय हैं।
ये गर्ल्स, ये बॉय, ये हो गया था आपका ए के लिए। अब हमें चाहिए बी के लिए। बी के लिए कितना होगा, 550 ये हैं, 450 आपके बॉय हैं। बी भी लिख लिया। और हमें क्या लिखना है, ई लिखना है। ई में क्या करना है, ई में है आपके 650 और ये 800। तो आपको देखना कि गर्ल्स मिनिमम है किस में, यहाँ देखें कितना 100 अंतर देखें, पहले एक अंतर से आपको चीज करना है। ये भी 100, ये तो बढ़ के 100 हो रहा है और ये घट के 150 हो रहा है। जिसमें घट के हो रहा है उसमें माइनस लगा दे रहा हूँ मैं। इसमें बढ़ कर के हुआ था, इसमें आपका बढ़ करके हुआ है और इसमें आपका घट करके 150 हुआ है। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप, इस तरह से भी देख सकते हैं कि घट के सबसे ज्यादा किस में बढ़ा है, सबसे ज्यादा कम किस में हुआ है, इसमें हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। बाकी आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इनका जो आपका परसेंटेज आएगा वो सबसे कम आएगा, मतलब ठीक है ना, जो सबसे कम परसेंटेज देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ई हमारा हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 लाइन का क्वेश्चन है। आप तो सोचेंगे एग्जाम में कि छोड़ के भाग जाए, तो पढ़िए। खैर, कोई आयताकार लॉन है, ये एक आयताकार लॉन हो गया, जो बोले वो करते चलो, ठीक है। जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। इसकी भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार आकृतियां बनाने के लिए बढ़ाया जाता है। मतलब कि ये 4 इस तरह से अर्धवृत्ताकार बना दिया गया इस पे, ठीक है। आगे, पूरे लॉन को 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की लागत से समतल करवाने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे यदि आयताकार लॉन की छोटी भुजा की लंबाई 12, जो कि अब देखो कहाँ से रिलेट कराते हैं, ये एकदम लास्ट में इंफॉर्मेशन दी और सबसे स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दी। इन दो इंफॉर्मेशन को लेकर के क्या किया इन्होंने, ये बता दिया कि ये भुजा की लंबाई 12, लंबाई आपकी जो है ना ये छोटी भुजा की लंबाई, और छोटी भुजा कौन सी है, चौड़ाई की दुगनी, तो चौड़ाई कम है तो ये छोटी भुजा ये है, बड़ी भुजा इसकी दोगुनी यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब आपको करना क्या है, आपको इन सब एरिया को ले करके, ठीक है, 100 रुपए से कराना होगा मल्टीप्लाई। जैसा आप करेंगे वैसे आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, तो जो कितना हो जाएगा आपका 24 इंटू 12, ये हो गया आयत का। अच्छा देखिए, ये साइड जो है आपकी ये वाली और इस साइड के इक्वल होगी, कहेंगे हाँ, और ये अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार बोला तो आधा 180 तो इधर हो गया और बाकी 180 इधर हो गया। तो क्या हम पूरा ना लेके कर दें, पूरी साइड आपकी 24 है तो रेडियस आपको मिलेगी 12, रेडियस 12 मिलेगी तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। आप मैं बता दे रहा हूँ पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, जो कि पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आपका 12, यानी कि रेडियस तो 12 है तो 144 पाई लिखेंगे। पाई के लिए उसने भी बोला कि 3.14 का यूज करें आप, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया, आपको 3.14 यूज करना पड़ेगा, ठीक। ये तो मैं आपको समझा दिया। सॉल्व करने के लिए मैं सीधे इतना ही लिखूंगा कि 144, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या था, पाई के लिए मैंने बोला 3.14, तो इस चीज को तो हमने कवर कर लिया, इतनी चीज को तो हम ले गए, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर लिया। अभी ये पार्ट बाकी है, ये पार्ट और ये पार्ट बाकी है। इसके लिए रेडियस क्या होगी, इसके लिए रेडियस होगी 6, ठीक है, इसके लिए रेडियस 6, तो 6 के लिए 36, पाई के लिए 3.14। अब इस पूरे को करा देंगे 100 से गुणा। 100 से गुणा क्यों कराया भैया, इसलिए किया है क्योंकि यहाँ बोला है पूरे लॉन को 100 रुपए प्रति मीटर की वर्ग से समतल करवाया गया है। तो इस पे जो 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से दिया है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया गया है, यहाँ पे इसको करने मल्टीप्लाई। 24 दाम 240, 24 दूना 48, 240 48 288। इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने इजीएस्ट वे बताता हूँ, करते हैं क्या है, ये कॉमन तो इसको ले लो कॉमन भाई। बाकी 144 में जब 36 जुड़ेगा तो हो जाएगा 180, ठीक है। बाकी 100 से करा दोगे मल्टीप्लाई। इसको भी मैं सॉल्व करूं, ठीक है भैया मैं ही कर देता हूँ। 288 प्लस 18 को 72 के लिए 2, ये 2 18 का मीटर 25, 2 18 54, 54 2 56, ठीक है। 1 2 के बाद डेसिमल इन्होंने दिया है तो 2 के बाद आप भी डेसिमल लगा लें। उसके बाद मैंने सही किया ना, 18 54 और ये, हाँ ठीक किया है मैंने, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, डेसिमल सही लगा ना आपका, 2 के बाद ठीक है। अब ऐड करिए इसको आप, यहाँ से इसको 12 दीजिए पहले, 288 को 12 इधर से दीजिए, इसके पास कितना बचेगा, 12 घट के इनके पास जब 12 इनसे घट जाएगा तो कितना बचेगा, 44 बचेगा, ठीक। इसके पास तो 300, तो ये 344, इसको हमें ऐड ही करना है ना भैया, तो ये 300 करके कुछ आ जाएगा आपका। 300 कुछ मिस किया है क्या मैंने यहाँ पर,
पाई आर स्क्वायर भी कर दिया, ये भी कर दिया। ये आपका 180 है, ओह सॉरी ये 180 है, मिस्टेक यहाँ पे हो गई मेरे से, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी बहुत एरर हो जाती है ना। हमारा देखिए मेन मकसद क्या है, आपको अप्रोच देना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम आगे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो उसमें हो जाती है मिस्टेक थोड़ी बहुत, उसको आप निगलेक्ट किया कीजिए। ये 288 हुआ, बाकी ये इसको मैंने बताया था कि 3.14 कॉमन लिया तो ये हो गया 180। हाँ अब ठीक हो जाएगा ये। जब इसको एक डेसिमल तो ऐसे हट जाएगा इसके पास से, जैसे यहाँ आप अपॉन में लिखेंगे तो इससे तो यह कैंसिल हो जाएगा, इतने में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौको 72 लिखेंगे आप, 18 चौको 72 के लिए 2 7 8 25 5 2 18 54 2 56। अब डेसिमल सिर्फ एक के बाद रहेगा, ये वाला डेसिमल एक हटा के लगा दिया था तो 2 के बाद था, 1 के बाद रह जाएगा, इस तरह से चीज़ रह जाएगी। और इसके साथ प्लस क्या है 288 मल्टीप्लाई हुआ है 100 से। इसको आगे आप ऐड कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। इसको ऐड करने जाएंगे तो 0.2 अलग, 8 5 13 के 3, ये 2 तो अलग हो गया, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 14 15 के 5 हासिल लगा 1, 7 1 8, 8532 ये रहा। ठीक है, बाकी ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16। इसको मैं इरेज कर लूँ ताकि मेरे पास जगह हो जाए सॉल्व करने के लिए। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 66 है, ए बी और ए सी क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया जाए। देखते ही समझ में आ गया कि कुछ ये चीज़ बात करना चाह रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको बढ़ाया गया है डी तक, इसको बढ़ाया गया है ई तक। इतना ही देखते समझ में आता है क्वेश्चन कौन से होंगे, एंगल बाइसेक्टर पे बात करना चाह रहा होगा हमसे, ये एंगल बाइसेक्टर पर। अब बोला क्या है कि कोण CBD होगा, इसका आपको खींचना है बाइसेक्टर समद्विभाजक यानी, और ऊपर मिलेगा और किसका BCE इसका बाइसेक्टर, ये कहीं ऊपर ऐसे मिल रहा होगा। ठीक है, और पूछा है आपसे BOC ये बताना है। एंगल ए आपको दिया गया है, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या करते हैं 90 माइनस एंगल A/2 किसके लिए, एंगल BOC फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम सीधे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। आपका ये 66 लिख दूँ सीधे में बटे 2 33, 90 में से 33 जाएगा और 57 को बचा जाएगा। इस तरह से ये हुआ आंसर। अगर हमसे यहाँ पर ये इंटरनल पूछ लिया होता तो क्या करते हैं, तो इसकी जगह हम करते, अगर इंटरनल पूछ लेता हमसे, इसको O डैश नाम दे दीजिए और एंगल BOC इस कंडीशन में 90 प्लस A/2 यूज करते हैं। ये कब करते हैं, जब अगर से BO डैश पूछ लेता तब। ठीक है, वो करता हूँ, आपको ये समझ में आया होगा आंसर। बाकी हमें अप्लाई याला करना है क्योंकि हमसे एग याला पूछा गया है। अगर ये पूछता तब हम इसको अप्लाई करते हैं। ये कब करेंगे, ये इसके लिए है, ये वाला इसके लिए है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर से क्वेश्चन बार ग्राफ का आ गया। इसमें क्या है, एक साथ सभी विद्यालयों के लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात बताना है, सम करना है इस बार। पहले कौन, लड़कियां, फिर कौन, लड़के। लड़कियां कौन सी हैं, गर्ल्स हैं, ग्रीन से। ऐड कर लीजिए 500 550 650, 50 को दे तो 700, 7 5 1200, 12 5 1700, 17 6 17 और 6 2300, 23 6 29 2950। ये हो गई गर्ल्स। बॉयज़ देख लीजिए कितने, बॉयज़ हैं आपके 600 400 1050, ये 1800 18 2500 25 और 8 3300 हो गए आपके बॉयज़। ठीक है, जो हमसे पूछा गया है रेशो कि गर्ल्स और बॉयज़ का बताना है तो गर्ल्स ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, ये बॉयज़ यहाँ रहेंगे नीचे। 3300 था, मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, 3300 है भैया, बुरा मान जाओ आप वरना पता चले, इरेज हो जाओ भाई। 3300 ठीक है, इससे एक ये गया, 5 से कीजिए 5 5 5 9 5 6 6 59 66। इसके आगे आप इसको डिवाइड करना पाएंगे क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो में आपका 59 और 66 ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। आगे बोला है कि कोई चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि AB इसके अंदर बने वृत्त का व्यास है,
ADC 148 तो BAC का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने पहले देखो मुझे समझ में आ गया क्या बोल रहा है, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका व्यास है, यहाँ पे कोई पॉइंट C है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, तो ये एंगल 90 होता है, ठीक है। एक तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम, इतना क्लियर है। और आपको एक बात और बता दें, एडिशनल समझ लीजिए कि एक ही वृत्तखंड पे बने कोण समकोण होते हैं। जैसे यहाँ पर तो अर्धवृत्त पे बना है तो ये भी फिर 90 ही हो जाएगा। अगर सपोज ये होता नीचे से कोई ऐसा, यहाँ पर ये एंगल होता, ठीक है, एक एंगल ऐसे बन रहा होता, बाकी ये एंगल अगर x होता तो ये एंगल भी अपने आप x हो जाता। ये होता है एक ही वृत्तखंड पे बने कोण, क्या बोलते हैं, एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये तो हो गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था। क्वेश्चन में, ठीक है, एक मिनट रेस कर लूँ मैं इसको जी। क्वेश्चन में बोला कि कोई चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है। चक्रीय चतुर्भुज ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या, माफ कीजिए, देखिए रेस कर लूँ, ज़्यादा अच्छा फिगर बना दिया मैंने, कुछ इतना अच्छा भी नहीं बनाना था, ये ठीक है। हाँ, इसमें ABCD चक्रीय चतुर्भुज AB बोला है, AB इसके अंदर बने वृत्त का व्यास है, ऐसे बनाइए AB ताकि व्यास जैसा लगे, AB व्यास है यहाँ पे। बाकी साइक्लिक रहेंगी चीज़ें तो इस तरह से हो जाएगा कुछ। ये वर्टेक्स पे है भैया, बुरा नहीं मानेगा कोई, वर्टेक्स पे है सब सारी चीज़ें, ठीक है, समझ जाइएगा कि वर्टेक्स पे है ये सब, लाइन है इस तरह से। अब तो कोई बुरा नहीं मानेगा ना, अब ठीक है। हाँ, तो ABCD ये C हो गया, ये D हो गया। बोला क्या गया था कि ADC 148, ADC ये एंगल है, ये 148 है। जब जैसे ये 148 हुआ, ADC एक लाइन डॉटेड लाइन से बना दीजिए। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में जो इसके विपरीत के कोण होंगे इनका सम 180 होता है। तो ये अगर 148 है तो बचा हुआ हो जाएगा 32, ठीक है। बाकी जैसा कि ये व्यास मैं बता था व्यास है और अर्धवृत्त बना हुआ कोण समकोण, तो ये 90 डिग्री यहाँ तक, ठीक है। पूछा क्या है BAC, अच्छा बाय डिफॉल्ट या बाय लक हमसे यही पूछ लिया गया है कि BAC, भैया त्रिभुज बना है ACB में, आपके एंगल है 90 है, एक 32 है, एक भैया x है, सम 180 हो जाएगा। आप घटा लें 90, बाकी आपको दे देगा 90। तो इससे सीधे देखिए, सीधे सीधे पेयरिंग कीजिए, इससे ये जाके घटेगा सीधे आपका 90, फिर 90 में से 32 घटेगा तो x बराबर सीधे सीधे 58 आ जाएगा, ठीक है। ये स्मार्ट वर्क है, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपके हैबिट में आ जाएगा, फिर आपका टाइम बचेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटा अधिक है। इस बात का मतलब समझ रहे हैं, वापस आने में लगा समय कि वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है, तो जाने में ज़्यादा टाइम लगी, जाने में सही से लिख देता हूँ कि जाने में ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मेरे को समझाना है यहाँ, जाने में ज़्यादा टाइम, ठीक है, आने में कम, आने में कम टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, जब समय ज़्यादा लगा तब स्पीड ज़्यादा कि जब समय कम लगा तब स्पीड ज़्यादा। भैया थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो जब समय ज़्यादा लगेगा तो स्पीड हो जाएगी कम, स्पीड कम, और समय अगर कम हुआ तो स्पीड हो जाएगी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा। ये आपकी होती है अंडरस्टैंडिंग, ये आपके अंदर होनी चाहिए उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, वरना आप क्या होगा कि कभी कभी आंसर माइनस में आ जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। हालांकि टाइम और ये सब माइनस में होता ही नहीं है, फिर भी ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए इतनी। क्वेश्चन पे आते हैं, 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वो जाने की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर की अधिक चाल से वापस आए, वो मतलब कि स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके पास अगर जाने में x से गया होगा, वापस ये x + 10 से आया होगा, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम करेंगे, इक्वेशन का फॉर्मेट रखना होगा इस चीज़ को। अच्छा, इक्वेशन बना रहा हूँ, बताइए सही कि गलत है ये। 300x - 300x + 10, पहले स्पीड कम फिर स्पीड ज़्यादा, तो जब स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा लेगा ना, और फिर स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम लेगा, तो अंतर सही, तो हमने इक्वेशन लिख दी सही, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी सही होगी। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं,
यहाँ पे बन जाएगी आपकी क्या, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक बनेगी तो इससे बेहतर ये होगा कि आप इसको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से वैल्यू पुट करके देखिए, पुट वैल्यू योरसेल्फ। तो क्या 5 का डिफरेंस लाना है, सबसे मुझे तो स्ट्राइक कर गया था, हिट कर गया था कि क्या करेंगे, सीधे सीधे हम यहाँ पे कितना रखेंगे 20 रखते ही हमको ये मिल जाएगा 15 और 20 और 10, 20 ये 10 ये 30, तो यहाँ से दे देगा आपको 10 और डिफरेंस हमको मिल जाएगा 5, तो यहाँ भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करा देगा। मतलब ये हो गया कि x यानी जब वो गया था 20 से गया और x प्लस 10 ये वापस आने की थी यानी 30 से वापस आया। जब 20 और 30 से वापस आया तो उसके बाद हमसे पूछा गया था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2x और आपका जहाँ इसके जो लिखा है उसके हिसाब से बता दे रहा हूँ x प्लस 10, बाकी अभी जनरलाइज लिख दे रहा हूँ। ये हो गया 2ab और a प्लस बी यानी x प्लस 10, ये तो हो गया। लेकिन वैसे क्या होता है 2ab a प्लस b, ये होता है आपका एवरेज स्पीड निकालने के लिए। बस कंडीशन इतनी कि जितनी डिस्टेंस गया हो सेम उतनी ही डिस्टेंस आया हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या आएगा आंसर आपका 2, 20 से गया था 30 से आया था और 20 और 30 का सम 50 हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ये 4 8 3 24 यानी कि 24 आया होगा। क्या देखिए 24 ही था आंसर, जी हाँ 24 आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे ऑफ को, फिर उसके बाद आपका ब्रैकेट, डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, ऐड, ठीक है, देन एट लास्ट होता है आपका सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे दिया नहीं है, क्वेश्चन पाइए 3 3 9 एंड 1 10/3। बाकी ऑफ को सॉल्व करेंगे 2 2 4 और 1 5, ये 2 2 4 1 5 5/2 और ऑफ लगा है तो ऑफ को पहले सॉल्व करना है। 5 5 3 8 8/5, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। प्लस है ब्रैकेट है, 3/8 को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, प्लस लगाइए 1/7 मल्टीप्लाई 4 1 7 और 7/3, ठीक है ना। ये 4 7 4 और ये 4 है 3 नहीं, गलत हो जाता अभी, ठीक है। यहाँ से इस 5 को इस 5 से काट दीजिए, इसको ये 4 कर दीजिए, हो गया ये। तो कितना आपका आ गया 10/3। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में करेंगे तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, मतलब कि अपॉन में हो जाती है वैल्यू। जैसे हमने लिखा है 5 डिवाइड बाई 1/5, तो इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखना चाहे तो 5 5 अगर मैं लिख दो तो भी सही है, क्योंकि 5/1/5 को लिखने का तरीका ये है कि 5 लिखेंगे फिर 1/5 लिखेंगे, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा ना, तो वही चीज़ होती है। अगर आपको साइन चेंज करने हैं, जैसे कि आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाना चाहते हैं, तो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर लीजिए। ये हो गया, ये सॉल्व कर लिया, ये पार्ट सॉल्व हो गया, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर इससे ये कट गया, ये 3/8 प्लस 1/4 और सॉल्व कीजिए, ये 10 ये 12 ये प्लस ये 8 ये 3 4 2 ये 2 टाइम गया तो ऊपर 2, ठीक है। तो आ गया आपका 5/6, इसको सिंप्लीफाई करने पे 5/6, ठीक है, ऊपर 5/8, एलसीएम 24, 6 चौका 24 4 बार यानी 4 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 4 5 20 हो जाएगा, 8 3 24 तो 3 5 15 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 35/24। क्या यही आंसर है, हाँ यही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है x² - 5x + 1 = 0। पहले उसको अपने चाहिए फॉर्म के रूप में लिख लीजिए, x कॉमन लीजिए, करते क्या x कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा x माइनस का 5 प्लस का 1/x, ऐसा बन के 0। इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो x + 1/x, इसको और इसको लिख रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ, ये आ गया 5। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछा इन्होंने हमसे कि x⁴ + 1/x² और डिवाइड में बताओ x² + 1। दिक्कत हो रही है, होगी एक काम करो, x यहाँ से ले लो कॉमन, जैसे x कॉमन लोगे x³ + 1/x³ बना, यहाँ से x कॉमन लिया तो x + 1/x। अच्छा x + 1/x की वैल्यू गिवन है, तो क्या तुम बहुत आसानी से x³ + 1/x³ वैल्यू क्यूब नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे, बहुत बार बताया मैंने, अब तक जब से करा रहा हूँ 4 5 बार बता चुका हूँ। क्या करते हैं 5 का कर दोगे क्यूब
माइनस का 3 इंटू 5 मतलब कि 125 माइनस 15 यानी कि 110। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये काट दो आप। आपको मैंने इसकी वैल्यू निकाली दी है यहाँ से, कितनी 110। इसकी वैल्यू आपको मैंने यहाँ पे लिख दी है 5। भैया 110/5 है तो क्या ये 22 ना होगा? होगा ना, तो 22 आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने को मैं दूंगा, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, वर्तमान में, ये आपका वर्तमान का मूल है 29 रुपये, ठीक है। पिछले महीने उसका मूल 25 रुपये, पिछले महीने वो था आपका मूल 25 रुपये। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि वह पहले के समान रहे? 10 रुपये को कोई सामान था, 20 रुपये का हो गया। हमें इजाज़त थी कि आप 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, 100 रुपये तो हम 10 किलो ले आते थे। अभी भी इजाज़त इतनी है कि 100 रुपये खर्च करेंगे तो आप क्या करेंगे, अब आप 5 ही केजी ला पाएंगे। ये बात समझ में आई कि पहले हम 10 केजी ला सकते थे, अब हम 5 केजी ला सकते हैं, तो कितनी कम करना पड़ा। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई ना, मैंने क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, ये चीज़ बोलना चाहता है क्वेश्चन। इसको मैंने एक आपको डमी वैल्यू से बता दिया। अब करता हूँ मैं क्वेश्चन के हिसाब से, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से चलते हैं। पहले भैया हमको पड़ा था 25 में, अब वो चीज़ होगी 29 की। जितने भी खर्च करते हो मैं कोई मतलब नहीं, बाकी चीज़ें देनी तो कांस्टेंट टर्म अपने आप ही खत्म। वर्तमान में इतना, पहले इतना, कितना कम कर दें भैया। यहाँ से डिफरेंस देखो, 4 का है क्या, 4 का है, 4 है, और कम कितने पे करोगे अगर यहाँ पे पहुँचना है, 4 कम करो, लेकिन 29 पे कम करो, तभी तो बात बनेगी ना कि अब यहाँ पे कितना कम करोगे। यहाँ पे अगर 4/29 कम कर दो तो फिर 25 जितना खर्चा करवा देता होगा उतना ही वाला 29 वाला 4 कम करने पे खर्च कराएगा। ये वैल्यू आपको बतानी है, ठीक। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फिर आप कहेंगे जादू, जादू नहीं, फिर आगे मैं बता दूंगा क्या हुआ, मैंने क्या किया था। 29 के लिए 3.44 होता है मेरा, ठीक है। 16/6 मैं आंसर लिख लूँ एक बार, उसके बाद वो बताता हूँ। 113, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। और उसने बोला था क्वेश्चन में कि निकटतम पूर्णांक तक सही। निकटतम पूर्णांक कौन सा होगा आपका, क्या 13 होगा? 13 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 0.24 आया, बढ़ाएंगे तो 14 पहुंच जाएंगे, लेकिन 13 पे जाने के लिए आपको 0.76 घटाना पड़ेगा। तो कौन सा पास है, ये वाला पास है ना, तो 14 के नजदीक ले जाना, तो आंसर तो 14 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई बात, खत्म हो गई कहानी यहाँ पर। तो मैंने ये इसको सडनली ये यहाँ पर इसको मैंने ये 3.44 कैसे लिख दिया था, आपको ये समझ में आया था? कुछ नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया? हुआ क्या था, जब भी कभी 100/29 हो, 100/28 हो, 100/27 हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको आप लिख लीजिए। मैं कहूँगा इसको याद कर लीजिए। मेरे पास देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी। ये वैल्यू लोग निकालते हैं या कुछ लोग रट लेते हैं, कुछ एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जिससे आप इनको रिलेट कर सकते हैं। और रिलेट किया मैंने 29 को किससे रिलेट किया, मैंने रिलेट किया था 100/30 से रिलेट किया था इसको। ये मैंने इसको माना था बेस अपना, इसको मैं बेस माना था। यहाँ पे तो हर किसी को पता कि 3.33 वैल्यू होती। जैसे ये एक कम हुआ तो ये वैल्यू बढ़ा देगा, तो ये होती है 3.44। इसमें क्या होती है 355, 5 भी लिख सकते हो, अदरवाइज एग्जैक्ट तो 56 होती है, फिर और भी आगे जाता है। लेकिन इस पे क्या होती है, इस पे होती है आपकी 3.7, ठीक है। ये हो गई आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, इसको मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसको जरूर नोट करिएगा। और मैं आगे चल के आपको बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताता रहूँगा जिनको आप यूज़ करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको πr² के लिए बताया था कुछ चीज़ें, कि अगर आपकी रेडियस 7 है तो आपका जो पेरीमीटर होता है वो 44 होता है, और जो आपका एरिया होता है वो 154 होता है। और इसी से रिलेट करके हम इसके बाद और भी चीज़ें होती हैं उनको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, यदि किसी पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है, इस तरह से कोई पहिया होगा, ठीक है, उसका व्यास आपको 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 12 चक्रों में कितनी दूर मीटर में जाएगा। और पाई के लिए बोला है कि आप रिस्ट्रिक्टेड है कि 22/7 रखेंगे, ठीक है। करना क्या है, अच्छा इससे पहले मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बताऊँ। जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया था कि πr² 154 कब, जब r बराबर आपका 7, ऐसे में पैरामीटर आपका 44 होता है, ठीक है ना।
चीज़ क्लियर है आपको? अगर आपका r बराबर है 21, ठीक है, तो ऐसे में आपका पैरामीटर कितना हो जाएगा? अगर 7 पे 21 तो 3 गुना रेडियस बढ़ी, 3 गुना ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ये 1D में चेंज होता है, एक ही 1D में चेंज होगा। लेकिन अगर एरिया की बात करें, जैसे यहाँ तो 154 आ गया 7 पर, 7 रेडियस पर एरिया 154, लेकिन 21 रेडियस पर आप बता सकते हैं एरिया कितना होगा? होगा ये भी 154 का मल्टीपल ही, लेकिन यहाँ से कितना 3 टाइम, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 का। जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, जो आएगा वो एरिया निकल आएगा, आता है 1386 आता है जहाँ तक एरिया, ठीक है, इस कंडीशन पे। ये तो होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे। क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि किसी पहिए का व्यास 42 है, व्यास 42 दिया है, तो रेडियस, व्यास यानी डायमीटर अगर 42 तो रेडियस ऐसे में 21 होगी। 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 12 चक्कर होंगे, एक चक्कर मतलब 2πr, ठीक है, और ऐसे 12 चक्कर होने तो 12 2πr। मैंने आपको बता दिया कि जब 7 होगा तो पैरामीटर 44 होगा, और जब 21 होगा तो पैरामीटर 132 होगा, तो सीधे सीधे 132 लिख लीजिए पैरामीटर आप यहाँ पर, और ये बाकी आप 22/7 लिखिए। या 22/7 क्यों लिखेंगे जब आपने सीधे 2πr की वैल्यू निकाल दी है? मैं ही मिस्टेक करने जा रहा था, अभी खुद ही बता रहा था, मैं ही गलती कर देता अभी। खैर 132 कर दिया और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से कर दिया, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। और जब ये निकल आएगा 12 दूना 24 की 4 2 12 36 2 38 3 12 3 15, इतना आया। लेकिन ये कब आया? ये आया सेंटीमीटर में, और हमको चाहिए मीटर में, तो 100 से कर दो डिवाइड, तो डिवाइड करोगे 15.84 मीटर, ये हो गया तुम्हारा मीटर में, ये हो गया तुम्हारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ निकाल सकते थे कि जब ऐसे निकालते, फिर आप ना नीचे बताता हूँ मैं आपको क्या मतलब था, यही निकालते, आपको 2πr निकालना था तो 2 करते, पाई की जगह 22/7 रखते, और रेडियस आपको दिया था 21, ये 3 21 2 3 6, तो 22 × 6 करते तो भी तो 132 आ जाता, और ये 132 में डायरेक्ट लिख दिया, तो अपना टाइम बचाया ना हमने। इसी चीज़ को आपको सीखना है बस, और कुछ नहीं करना है, कि कैसे हमें शॉर्ट ट्रिक, इसको कैसे कैसे में मतलब किस अप्रोच के साथ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 और सेक 35 इंटू साइन 55। सेक 35 को अगर आप कॉसेक में लिख दें और कॉसेक को जब पलटें तो कॉसेक और साइन मिलके तो कैंसिल होके 1 दे देगा। जैसे कि अगर लिखा है सेक 35, तो ये आपका क्या होता है? कॉसेक 90 - 35, यही तो होता है ना, यानी कि सेक 35 जो होता है वो आपका कॉसेक 55 होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा ना। इस चीज़ को आप किनारे कर लीजिए, इसी चीज़ को अप्लाई करना है। साइन 30 पे वैल्यू कितनी? 1/2 होती है, स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। बाकी आगे कॉस 60 पे भी 1/2 वैल्यू होती है, स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगी। इस चीज़ के लिए इसको मैं बता ही दिया कि सेक 35 है तो कॉसेक 55, और जब कॉसेक 55 और साइन 55 होगा मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 1, क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक का क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन ही तो लिखोगे ना, तो ये ऊपर वैल्यू 1 दे देंगे। नीचे क्या होगा? सेक 60, पहले कॉस 60 होता है 1/2, लेकिन सेक में रिवर्स होगा, पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा। कॉसेक 30 साइन 30 कितना? 1/2, ये भी पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2, ये भी 2 हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये 1/4 1/2 1/2 में से ये आपका आया 1/2 - 1, और ये आपका गया 4। सॉल्व कीजिए तो माइनस का 1/2 नहीं आ जाएगा, माइनस का 1/8। क्या आएगा? माइनस का 1/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने अपने 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने उस तरह से किए हैं जिस तरह से हमें एग्जाम में करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हमारे सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे और भी वीडियोस पड़े हैं वहाँ पर, उनको देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे आप इसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको स्टैटिक जीके की पीडीएफ दी जा रही है, स्टैटिक जीके की। ठीक है, स्टेट वाइज पीडीएफ होंगी, उनको पढ़िए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा,
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, सेशन इज डिसमिस्ड।